हेलो एवरीवन, नौकरी पथिक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज की इस क्लास में हम हिस्ट्री सिलेबस और व्हाट इज हिस्ट्री इसके बारे में समझेंगे। बिल्कुल। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर स्टूडेंट के लिए बेस का काम करता है। हाँ, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्लास सभी के लिए हेल्पफुल होगा, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी जीके या यूपीटीईटी। सही कहा। हमारा तो मोटिव ही यही है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि उस सब्जेक्ट से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बना लें। एग्जैक्टली और इतिहास को लेकर मतलब हिस्ट्री को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोग इसे सिर्फ तारीखों और राजाओं की एक बोरिंग लिस्ट मान लेते हैं। हाँ, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। इतिहास सिर्फ रटने का विषय नहीं है, ये पूरी तरह से कंसेप्चुअल क्लैरिटी का विषय है, मतलब समझने का खेल है। बिल्कुल, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि कोई घटना क्यों घटी, तब तक तो वो एक बोझ ही लगेगा, है ना? एकदम सही। अगर हम शुरुआत इतिहास शब्द से ही करें तो इसकी सबसे सटीक परिभाषा इसके नाम में ही छिपी है। अगर इसे हम दो हिस्सों में तोड़े, इति और हास। जिसका मतलब होता है ऐसा ही हुआ था। एग्जैक्टली, ऐसा ही हुआ था। मतलब ये कोई मनगढ़ंत कहानी या किंवदंती नहीं है। जो घटना अतीत में निश्चित रूप से घट चुकी है, उसी का तथ्यों के आधार पर अध्ययन करना इतिहास है। और दिलचस्प बात यह है कि इस विषय को एक प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित करने का जो श्रेय है वो यूनान को जाता है, ग्रीस को। हाँ, हेरोडोटस का नाम तो आपने सुना ही होगा। बिल्कुल, जिन्हें इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। उन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी थी, हिस्टोरिका। सही कहा। और हिस्टोरिका सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि वो बहुत पुरानी है, बल्कि इसलिए अहम है क्योंकि हेरोडोटस ने इसमें भारत और फारस, जिसे आज हम ईरान कहते हैं, उसके संबंधों का बहुत ही डिटेल में वर्णन किया है। हाँ, उन्होंने सिर्फ कहानियां नहीं लिखी, बल्कि ये जानने की कोशिश की कि उन मानव संघर्षों के पीछे कारण क्या थे। और एक बड़ा रोचक तथ्य ये भी है कि हेरोडोटस ने खुद को कभी इतिहास का पिता नहीं कहा था। अच्छा, तो फिर उन्हें ये टाइटल दिया किसने? रोमन दार्शनिक सिसरो ने। सिसरो ने उनके काम को देखा और माना कि अतीत को इस तरह से सहेजने का ये पहला प्रामाणिक प्रयास था। इसीलिए उन्होंने हेरोडोटस को ये उपाधि दी। वाह, ये काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, हेरोडोटस और सिसरो के इस नींव के बाद अगर मैं इतिहास के पूरे सिलेबस या ढांचे को देखूं, तो ये मुझे हमेशा एक 3 एक्ट प्ले मतलब 3 अंकीय नाटक की तरह लगता है। 3 एक्ट प्ले? वो कैसे? मतलब किसी भी नाटक की तरह इसमें एक शुरुआत है जहां सभ्यता बन रही है, एक बीच का हिस्सा है जहां सत्ताओं का टकराव होता है, और एक आधुनिक निष्कर्ष है जो आज के हमारे वर्तमान को बनाता है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है। अगर हम इस 3 एक्ट प्ले को भारत के इतिहास के कालखंड पर लगाएं, तो ये 3 बहुत ही स्पष्ट युगों में बढ़ जाता है। हाँ, जिसे हम एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न कहते हैं। बिल्कुल। पहला अंक है प्राचीन काल, जो शुरुआत से लेकर 712 ईस्वी तक चलता है, मतलब हर्षवर्धन का पतन और आरंभिक विदेशी आक्रमण तक। और फिर दूसरा अंक? दूसरा है मध्यकालीन भारत, जो 712 ईस्वी से शुरू होकर 1707 ईस्वी तक जाता है। 1707 मतलब जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। एग्जैक्टली। और फिर हमारा तीसरा अंक शुरू होता है आधुनिक भारत, जो 1707 से लेकर 1950 में हमारे संविधान के लागू होने तक का सफर तय करता है। अब यहाँ पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, इतिहास को ठीक 712 और 1707 ईस्वी में ही क्यों बांटा गया? मतलब क्या ये अचानक आए बदलाव थे? क्या कोई रातों रात युग बदल गया था? नहीं नहीं, सत्ता कभी भी रातों रात नहीं बदलती। नहीं कोई युग एक दिन में खत्म होता है। ये जो तारीखें हैं 712 या 1707, ये इतिहास में माइलस्टोन की तरह हैं। मतलब ये वो पॉइंट्स हैं जहां से कुछ बड़े बदलाव शुरू हुए। बिल्कुल। 712 ईस्वी में भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में अरबों का पहला सफल आक्रमण हुआ था। इसने भारत में एक नई राजनीतिक विचारधारा के प्रवेश का द्वार खोला। हाँ, जिसका असर अगले कई 100 सालों तक रहा। सही कहा। और इसी तरह 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ मुगल साम्राज्य तुरंत खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक पावर वैक्यूम, एक राजनीतिक शून्यता पैदा हो गई। जिसे क्षेत्रीय शक्तियों को उभरने का मौका मिल गया। और शायद इसी का फायदा उठाकर यूरोपीय कंपनियों ने भी भारत में एंट्री की। एग्जैक्टली। तो हम सिर्फ समय नहीं बांट रहे हैं, हम उन बदलावों को मार्क कर रहे हैं
जिन्होंने शासन और समाज को पूरी तरह बदल दिया। समझ गई। तो अब जब हमने ये कालखंड समझ लिए हैं, तो जरा उस भौगोलिक रंगमंच की बात करते हैं जहां ये सब हुआ। हमारे स्रोतों के हिसाब से हमारे देश के 4 प्रमुख ऐतिहासिक नाम रहे हैं। हाँ, और हर नाम के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी और नजरिया है। सबसे पहला और पुराना नाम है भारतवर्ष, जो कि मुझे लगता है सबसे ज्यादा हमारी स्वदेशी पहचान को दर्शाता है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका सबसे पहला पुरातात्विक सबूत कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। इसके अलावा हमारे पुराणों और महर्षि पाणिनि की महान किताब अष्टाध्यायी में भी भारतवर्ष का जिक्र है, जो कि संस्कृत व्याकरण का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। हाँ, और फिर एक दूसरा नाम आता है आर्यावर्त। बिल्कुल, ये नाम आर्यों के आगमन से जुड़ा है। विद्वान मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए और सबसे पहले पंजाब के आसपास बसे। और जैसे जैसे वो फैले, उन्होंने इस पूरी जगह को आर्यावर्त कहना शुरू कर दिया, मतलब आर्यों का निवास स्थान। सही कहा। फिर तीसरा नाम विदेशियों की तरफ से आया, इंडिया। हाँ, ये यूनानियों यानी ग्रीक्स ने दिया था, है ना? हाँ, जब यूनानी इस तरफ आए तो उन्हें विशाल सिंधु नदी मिली। उन्होंने इसे इंडस कहा और इंडस नदी के पार वाले पूरे इलाके को इंडिया कहना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने बाद में इसी नाम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। और चौथा नाम है हिंदुस्तान, जो भाषाई बदलाव का एक बहुत क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार जो अरबी और फारसी बोलते थे, उन्होंने भी सिंधु नदी को ही आधार बनाया। क्योंकि फारसी में स का उच्चारण ह की तरह होता है। एग्जैक्टली। तो उनकी जबान पर सिंधु बदलकर हिंदू हो गया और उस नदी के आसपास की जगह बन गई हिंदुस्तान। ये देखना वाकई अमेजिंग है कि कैसे सिर्फ एक सिंधु नदी ने अलग अलग लोगों को अलग अलग नाम दिए। अच्छा, जब हम प्राचीन भारत के सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं तो मुझे प्राचीन स्रोत के तौर पर पुराणों का रोल बड़ा दिलचस्प लगता है। पुराण बहुत महत्वपूर्ण है। उनका रोल सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि राजनीतिक इतिहास को समझने के लिए भी वो बहुत जरूरी हैं। मुझे तो ये किसी प्राचीन राजवंश के कॉर्पोरेट पीआर या ब्रांडिंग जैसा लगता है। कॉर्पोरेट पीआर? हाँ, मतलब जैसे आज हर बड़ी कंपनी का अपना एक लोगो और पीआर की किताब होती है, वैसे ही हर प्राचीन राजवंश का अपना एक खास पुराण और राज चिन्ह होता था, अपनी सत्ता को दैवीय दिखाने के लिए। हाँ, ये तुलना बहुत ही सटीक है। जैसे अगर हम मत्स्य पुराण की बात करें, ये सबसे पुराना और प्रामाणिक पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र है। और ऐतिहासिक रूप से ये आंध्र सातवाहन वंश से जुड़ा है, राइट? बिल्कुल। इसी तरह अगर हम मौर्य वंश को देखें तो उनकी जानकारी हमें विष्णु पुराण से मिलती है, और उनका राज चिन्ह मयूर यानी मोर हुआ करता था। और गुप्त वंश का क्या, जिन्हें प्राचीन भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है? गुप्त काल की जानकारी मुख्य रूप से वायु पुराण से मिलती है, और उनका राज चिन्ह गरुड़ था। राजाओं को अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए इन प्रतीकों की बहुत जरूरत होती थी। ये तो हो गई राजवंशों और उनके कॉर्पोरेट लोगों की बात। लेकिन अगर हम उस जमीन की बात करें जहां ये साम्राज्य पनपे, तो सारी कहानी नदियों पर आकर रुक जाती है। सप्त सैंधव प्रदेश। नदियां उस वक्त सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थीं, वो पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार सिंधु नदी का ही जिक्र है। लेकिन सबसे पवित्र नदी तो सरस्वती को माना गया है ना, जिसे ऋग्वेद में नदीतमा या मातेतमा कहा गया है। हाँ, मतलब नदियों में सर्वश्रेष्ठ। इसके अलावा कुछ और नदियां हैं जिनके प्राचीन नाम एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे परुष्णी नदी, जिसे आज हम रावी नदी कहते हैं। बिल्कुल, अस्किनी यानी आज की चिनाब, विपाशा जो आज व्यास है, शतुद्री मतलब सतलज, और एक बहुत ही फेमस नदी वितस्ता। वितस्ता, जिसका आज का नाम झेलम है। झेलम का नाम सुनते ही मुझे प्राचीन इतिहास का वो बहुत बड़ा युद्ध याद आ जाता है। आप 326 ईसा पूर्व के हाइडेस्पीस के युद्ध की बात कर रही हैं? हाँ, सिकंदर और राजा पोरस का युद्ध, जहाँ पोरस के हाथियों ने सिकंदर की सेना को ऐसा खौफ दिखाया कि उन्होंने आगे बढ़ने से ही मना कर दिया। वो भारतीय युद्ध कला का बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण है। लेकिन अगर हम प्राचीन भारत के सबसे पहले महान युद्ध की बात करें तो वो सिकंदर और पोरस का युद्ध नहीं था। अच्छा, तो पहला विश्व युद्ध कौन सा था? वो युद्ध तो सिकंदर से भी बहुत पहले उसी परुष्णी यानी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका जिक्र है, दशराग्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध। अरे हाँ, दशराग्य युद्ध। इसमें तो एक तरफ राजा सुदास का भरत कबीला था और उनके खिलाफ 10 कबीलों का पूरा महासंघ खड़ा था। एग्जैक्टली। उन 10 कबीलों में 5 आर्य थे जिन्हें पंचजन कहा जाता था,
और 5 अनार्य कबीले भी थे। अब यहाँ मुझे वो HR डिसीजन वाली कहानी याद आ रही है। कौन सी कहानी? वही प्राचीन ग्रंथों के अनुसार राजा सुदास ने अपने पुरोहित विश्वामित्र को उनके पद से हटा दिया था और उनकी जगह वशिष्ठ को रख लिया। हाँ, ग्रंथों में ऐसे ही वर्णन है। तो क्या ये सच है? मतलब एक राजा ने अपना मुख्य सलाहकार बदल दिया और इस एक HR डिसीजन की वजह से विश्वामित्र ने 10 कबीले इकट्ठे करके प्राचीन काल का वर्ल्ड वॉर छेड़ दिया? क्या कोई और वजह नहीं थी? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इतिहास के ग्रंथों में अक्सर बड़े राजनीतिक और आर्थिक कारणों को व्यक्तिगत कहानियों में बदल दिया जाता है ताकि उन्हें याद रखना आसान हो। तो मतलब असल वजह कुछ और थी? बिल्कुल। विश्वामित्र का हटाया जाना तो बस एक चिंगारी थी। असल में ये युद्ध रावी नदी के उपजाऊ बेसिन और संसाधनों पर कब्जे की लड़ाई थी, खासकर गायों पर। क्योंकि उस वक्त गायें सबसे बड़ी संपत्ति होती थी। हाँ, भरत कबीला बहुत तेजी से विस्तार कर रहा था, जिससे बाकी कबीलों को अपने अस्तित्व का खतरा महसूस होने लगा। रावी नदी के पानी के बिना खेती संभव नहीं थी, तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा रिसोर्स वॉर था। वाओ, ये तो नजरिया ही बदल देता है। जो सतह पर एक धार्मिक या व्यक्तिगत विवाद दिखता है, उसकी जड़ें हमेशा अर्थशास्त्र में छिपी होती हैं। खैर, इन महागाथाओं के बाद हम पहुंचते हैं 712 ईस्वी पर, जो मध्यकाल का प्रवेश द्वार है। 712 ईस्वी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसी साल मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर पहला सफल आक्रमण किया था। वैसे इससे पहले 636 ईस्वी में खलीफा उमर ने भी कोशिश की थी, है ना? हाँ, लेकिन 712 निर्णायक रहा। इसी आक्रमण ने भारत की प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था में नए बदलावों की नींव रखी। और इसी दौर की एक बड़ी घटना है जजिया कर की शुरुआत। भारत में पहली बार जजिया मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था। बिल्कुल। जजिया एक सुरक्षा कर था जो इस्लामी राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम नागरिकों से लिया जाता था, जिन्हें जिम्मी कहा जाता था। मतलब उन्हें सैन्य सेवा नहीं देनी होती थी और बदले में सुरक्षा मिलती थी। हाँ, लेकिन इसके लागू होने से समाज में एक स्पष्ट विभाजन आ गया। यह सिर्फ एक टैक्स नहीं था, बल्कि एक नई राजनीतिक व्यवस्था का प्रतीक था। और यहीं से तो हमारे मध्यकालीन भारत के सिलेबस की शुरुआत होती है। मतलब इसके बाद ही दिल्ली सल्तनत काल आता है, गुलाम से लेकर लोधी वंश तक। सही कहा। और 1526 में बाबर के साथ मुगल काल की नींव पड़ती है। फिर मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष होता है और साथ ही सूफी और भक्ति आंदोलन भी चलते हैं। और फिर 1707 के बाद हम सीधे आधुनिक भारत के सिलेबस में एंटर कर जाते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, 1857 की क्रांति और हमारा स्वतंत्रता संग्राम। एग्जैक्टली। ये पूरा सिलेबस एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो आज हमने इतिहास के अर्थ से लेकर नदियों, राजवंशों के PR और जजिया कर तक का एक बेहतरीन ओवरव्यू लिया। कल से प्रतिदिन शाम 5 बजे प्राचीन भारत का इतिहास की कक्षा इसी चैनल पर शुरू हो रही है। समय पर उपस्थित रहें। बिल्कुल। और कल की क्लास में हम इसे और भी गहराई से समझेंगे। पर जाने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। इतिहास हमेशा जीतने वालों का याद रखा जाता है। जैसे राजा सुदास का भरत कबीला जीत गया और शायद उसी के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन जरा सोचिए, उन 10 हारे हुए कबीलों का क्या हुआ? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।